हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है समा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान गुरु ऑफिशियल पर। आज की इस वीडियो में हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस के 4th पेपर शिशु उत्तेजना कार्यक्रम के 13 से लेकर 24 लघु उत्तरीय प्रश्न को कवर करेंगे। 1 से लेकर 12 लघु उत्तरीय प्रश्न को नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग 13 से लेकर 24 लघु उत्तरीय प्रश्न को कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 13वां प्रश्न आपसे कहता है संगणना 13वां प्रश्न आपसे कहता है संगणनता सिद्धांत अथवा अटैचमेंट थ्योरी क्या है। इसके आंसर को देख लेते हैं। संगणनता सिद्धांत या अटैचमेंट थ्योरी को लगाव सिद्धांत, स्नेह सिद्धांत, अनुलग्न सिद्धांत और आसक्ति सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। संलग्नता सिद्धांत या अटैचमेंट थ्योरी मनुष्यों के बीच संबंधों से संबंधित एक मनोवैज्ञानिक, विकासवादी और नैतिक सिद्धांत है। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि छोटे बच्चों को सामान्य सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए कम से कम एक प्राथमिक देखभाल करने वाले के साथ संबंध विकसित करने की आवश्यकता होती है। यह सिद्धांत मनोचिकित्सक और मनोविश्लेषक जॉन बाल्बी द्वारा तैयार किया गया था। मनोवैज्ञानिक जॉन बाल्बी इस शब्द का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। 60 के दशक में इन्होंने मिसाल कायम की कि बचपन का विकास प्राथमिक देखभाल करने वाले आमतौर पर माता-पिता के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए बच्चे की क्षमता पर काफी हद पर निर्भर है। मनोवैज्ञानिक जॉन बाल्बी इस शब्द का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। 60 के दशक में इन्होंने मिसाल कायम की कि बचपन का विकास प्राथमिक देखभाल करने वाले आमतौर पर माता-पिता के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए बच्चे की क्षमता पर काफी हद तक निर्भर था। बचपन के विकास और बचपन के स्वभाव पर उनके अध्ययन ने उन्हें यह निष्कर्ष निकाला कि देखभाल करने वाले के लिए एक मजबूत लगाव सुरक्षा की एक आवश्यक भावना प्रदान कराता है। यदि यह संबंध स्थापित नहीं हुआ है तो मनोवैज्ञानिक ने पाया कि व्यक्तित्व स्थिरता और सुरक्षा की तलाश में अपने जीवन में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करता है। बिना लगाव के लोग अक्सर नए अनुभव की तलाश और सीखने के लिए भयभीत और अनिच्छुक होते हैं। इसके विपरीत एक बच्चा अपने माता-पिता में एक मजबूत लगाव के साथ साथ अधिक ताकत और समर्थन महसूस करेंगे, ताकि आपके पास अधिक साहसी और स्वायत्त भावना होगी। 14वां प्रश्न आपसे कहता है नवजात शिशु के संवेगों के बारे में बताइए। नवजात शिशु के संवेग। वाटसन ने जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी को पिकल क्लिनिक में किए गए अध्ययनों के आधार पर यह पाया कि शिशुओं के जन्मकाल में से ही ये तीनों संवेग भय, क्रोध तथा प्रेम विद्यमान रहते हैं। इसका उत्पन्न होना विशिष्ट प्रकार की उत्तेजनाओं पर निर्भर करता है। पहला आता है भय का संवेग कर्कश ध्वनि और सहारे के अभाव से उत्पन्न हो जाता है। दूसरा आता है क्रोध का संवेग शिशुओं में शारीरिक गति में अवरोध उत्पन्न कराता है। तीसरा आता है प्रेम का संवेग शिशु की त्वचा को स्पर्श करा के सहलाने, गुदगुदाने, थपथपाने इत्यादि उत्तेजनाओं से उत्पन्न होता है। शिशुओं के चुचुक होठ तथा ज्ञानेंद्रियों को उत्तेजित करने पर उनमें मुस्कुराने, बाह हिलाने व पैर काटने आदि जैसी प्रतिक्रियाएं पाई गई। 15वां प्रश्न आपसे कहता है निम्नलिखित पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। पहला आता है ब्लीचिंग, दूसरा गास्पिंग, तीसरा बेबी स्किंग, चौथा मोरो, पांचवा रूटिंग, छठवां स्टेपिंग, सातवां शॉकिंग, आठवां बेबकिन, नौवां प्लास्टर। पहला आता है ब्लिंकिंग, प्लक झपकना। हवा के खिंचाव की प्रतिक्रिया में शिशु अपनी दोनों आंखें बंद कर लेता है। दूसरा आता है ग्रास्पिंग, अपनी हथेली में दबाए गए किसी वस्तु की ग्रास्पिंग प्रतिक्रिया में शिशु वस्तु को पकड़ने का प्रयास करता है। तीसरा आता है बेबी स्किंग,
अपने पैर के किनारे को सहलाने की प्रतिक्रिया में शिशु अपने पैर को अंदर की ओर मोड़ता है और अपने पैर की उंगलियों को बाहर निकालता है। चौथा आता है मोरो। झटके या तेज आवाज की प्रतिक्रिया में शिशु अपनी पीठ की झुकाता है और अपनी बाहों को बाहर की ओर करता है। पांचवा आता है रूटिंग। गाल को सहलाने की प्रतिक्रिया में शिशु अपने सिर को स्पर्श की ओर घुमाता है और चूसने का प्रयास करता है। छठवा आता है स्टेपिंग। शिशु पकड़ने जाने की प्रतिक्रिया में चलता है ताकि उसके पैर जमीन को छू सके। सातवां आता है स्किंग। मुंह में एक उंगली या निप्पल डालने की प्रतिक्रिया में शिशु लयबद्ध रूप से उसे चूसने लगता है। आठवां आता है बेबकिन। माथे को सहलाने की प्रतिक्रिया में शिशु अपना सिर घुमाता है और अपना मुंह खोलता है। नौवां आता है प्लास्टर। पैर से गेंद को छूने की प्रतिक्रिया में शिशु अपने पैर की उंगलियों को मोड़ लेता है। 16वां प्रश्न आता है संवेदी उत्तेजना का अर्थ बताइए। संवेदी उत्तेजना वह इनपुट और संवेदना है जो आपको तब प्राप्त होती है जब आपकी एक या अधिक इंद्रियां सक्रिय होती हैं। इस प्रकार की उत्तेजना शिशु के विकास के लिए महत्वपूर्ण है और इसका प्रयोग विकासात्मक रूप से अक्षम वयस्कों, तांत्रिका संबंधित विकारों वाले लोगों और वृद्ध वयस्कों के कल्याण में सुधार के लिए किया जा सकता है। संवेदी उत्तेजना हमारी 5 इंद्रियों में से एक या अधिक की सक्रियता है। पहला आता है देखना, दृश्य। जब प्रकाश आपके कार्निया आंख की पारदर्शी सतह से होकर आपकी पुतली आपकी आंख के अंदर का छिद्र तक जाता है, आपकी पुतली से गुजरने के बाद या आपके लेंस तक पहुंचता है, तो इसे आपके रेटिना आपकी आंख के पीछे पर केंद्रित करता है, जहां यह एक तांत्रिका संकेत में परिवर्तित हो जाता है और आपके ऑप्टिक तांत्रिका द्वारा आपके मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। दूसरा आता है श्रावण। जब ध्वनि कंपन आपके कान के पर्दे को पार करके आपके भीतरी कान में जाता है, तांत्रिका संकेतों में बदल जाता है और आपके श्रावण तांत्रिका द्वारा आपके मस्तिष्क में प्रेषित होता है। तीसरा आता है स्पर्श करना। स्पर्श करना जब तांत्रिका अंत आपके पूरे शरीर में स्थिर रिसेप्टर कोशिकाएं आपके मस्तिष्क को संकेत प्रेषित कराती हैं और या उन्हें दर्द, दबाव, कंपन, तापमान और शरीर की स्थिति के रूप में व्याख्या कराता है। चौथा आता है चखना, स्वादिष्ट। जब आपकी लगभग 10,000 स्वाद कलिकाएं रिसेप्टर कोशिकाएं आपके मस्तिष्क को संकेत भेजती हैं, तो मीठे, नमकीन, खट्टे, कड़वे और उमामी स्वादिष्ट स्वादों की पहचान कराती है। गंध, तापमान और बनावट के से भी स्वाद प्रभावित होता है। महक, घ्राण। जब आपकी नाक में विशेष कोशिकाएं घ्राण संवेदी न्यूरॉन्स आपके मस्तिष्क को व्याख्या और पहचान के लिए संकेत भेजती हैं। आपके मुंह की छत पर घ्राण संवेदी न्यूरॉन्स भी होते हैं। शिशुओं के लिए संवेदी उत्तेजना। बच्चे अपनी इंद्रियों से अपने आसपास की दुनिया के बारे में सीखते हैं। संवेदी उत्तेजना निम्न से जुड़ी होती है। पहला आता है भावात्मक विकास, दूसरा आता है ज्ञान संबंधी विकास, तीसरा आता है शारीरिक विकास। बार बार की जाने वाली गतिविधियों या जो इंद्रियों को उत्तेजित कराती हैं, बच्चों को सीखने और विकासात्मक मील के पत्थर पर पहुंचाने में मदद करती है। छोटे बच्चों के लिए संवेदी उत्तेजना। जैसे जैसे बच्चे शिशुओं से पूर्व स्कूली की ओर बढ़ते हैं, संवेदी उत्तेजना लाभकारी बनी रहती है। संवेदी खेल बच्चों को दुनिया से इस तरह जुड़ाने में मदद करता है जिससे उन्हें बढ़ने और विकसित होने में मदद मिलती है। छोटे बच्चों के लिए संवेदी खेल में कई गतिविधि शामिल होती है जो बच्चे के स्पर्श, गंध, स्वाद, दृष्टि, गति और सुनने की भावना को उत्तेजित कराती है। इस प्रकार का खेल मस्तिष्क कनेक्शन बनाने में मदद कराता है जो अधिक जटिल विचारों और कार्यों की अनुमति देता है। संवेदी गतिविधियां युवा दिमाग को बेहतर प्रक्रिया में मदद करती हैं और संवेदी जानकारी का जवाब देती हैं। उदाहरण के लिए, एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ खेलने में मुश्किल हो सकती है यदि अनसंवेदी उत्तेजनाएं जैसे कि तेज आवाज उसके वातावरण में हो। संवेदी खेल गतिविधियों के माध्यम से बच्चा उन उत्तेजनाओं को रोकना सीख सकता है जो उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं और उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि दूसरे बच्चे के साथ सामाजिक संपर्क।
17वां प्रश्न आपसे कहता है बच्चों का पालन पोषण करते समय माता पिता को किन जिम्मेदारियों का निर्वाह करना चाहिए। बच्चों की परवरिश करने में माता पिता की बड़ी जिम्मेदारियां। पहला आता है बच्चों को शारीरिक सुरक्षा प्रदान कराना। दूसरा आता है बच्चों के स्वास्थ्य खान पान का ध्यान रखना। तीसरा आता है बच्चों के शारीरिक विकास का ध्यान रखना। चौथा आता है बच्चे के लिए हेल्दी वातावरण प्रदान कराना। पांचवा आता है बच्चे को खेलों में प्रशिक्षित कराना। छठवां आता है बच्चों को हेल्दी आदतें सिखाना। सातवां आता है बच्चों की भाषा कुशलता पर ध्यान देना। आठवां आता है मानसिक सुरक्षा प्रदान कराना। नौवां आता है पढ़ना लिखना गणना कराना सिखाना। 10वां आता है मानसिक खेलों में मस्तिष्क का विकास करें। 11वां आता है सामाजिक प्रेम दया और लोगों का आदर करने 11वां आता है सामाजिक प्रेम दया और लोगों का आदर करना सिखाएं। 12वां आता है नैतिक और आध्यात्मिक विकास पर भी ध्यान दें। 13वां प्रश्न आता है बच्चों को बीमारियों से बचाए रखें और उसके स्वास्थ्य पर ध्यान दें। 14वां प्रश्न आता है बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का भी रखें ध्यान। 15वां प्रश्न 11वां आता है सामाजिक प्रेम दया और लोगों का आदर करना सिखाएं। 12वां आता है नैतिक और आध्यात्मिक विकास पर भी ध्यान दें। 13वां आता है बच्चों को बीमारियों से बचाए रखें और उसके स्वास्थ्य पर ध्यान दें। 14 आता है बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का भी रखें ध्यान। 15 आता है बच्चों को खाने पीने चलने और बात करने का सही तरीका सिखाएं। 16वां आता है सड़क पर चलते का ही सही तरीका सिखाएं और रोड रूल्स बताएं। 17वां आता है बच्चों को मुश्किलों से लड़ना सिखाएं। 18वां प्रश्न आपसे कहता है बालक के पालन पोषण में परिवार के कार्य बताइए। का उत्तर है बालक के विकास में परिवार एक अहम संस्थान की भूमिका अदा कराता है। बालक के लालन पालन में परिवार के ऐसे कार्य निम्नलिखित हैं। पहला आता है परिवार बालक की मानसिक एवं भावनात्मक प्रवृत्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि परिवार का वातावरण वैज्ञानिक है तो लड़के का भलाई ही होगा। दूसरा आता है मॉन्टेसरी के अनुसार सीखने का पहला स्थान माँ की गोद में है। बालक के सभी मूल प्रवृत्तियों का धीरे धीरे पता चलता है और धीरे धीरे परिवार के सदस्य ही होते रहते हैं। तीसरा आता है परिवार के बच्चे में आरोग्यता के निर्माण में सहायक होता है। बाल्यावस्था में धारणा तक बच्चा कुछ न कुछ आदतों वाले परिवारों में अन्य सदस्यों से सीखता है। 14वां आता है अनुकूलन का पाठ बालक परिवार से ही सीखता है क्योंकि परिवार के सदस्य एक दूसरे में समायोजन कर अपनी समस्याएं हल करते हैं। 5वां आता है परिवार बालक के समाजीकरण का आधार है। बालक स्वयं सामाजिक जीवन की तस्वीर तथा सामाजिक गुणों को सही से सीखता है। 6वां आता है बालक को व्यवहारिक जीवन की शिक्षा भी परिवार से मिलती है। 7वां आता है परिवार में मान्यता अपने बड़ों के प्रति सम्मान का भाव और आकलन की भावना को ग्रहण कराता है। परिवार के सभी सदस्यों से यह कर्तव्य परायणता आत्म संयम तथा अनुशासन की शिक्षा प्राप्त करता है। 19वां प्रश्न आपसे कहता है बालकों के पालन पोषण की कितनी विधियां समझाइए। बालक के पालन पोषण की विधियां। बालक के पालन पोषण की विधि उस कला का नाम है जिसमें हम बच्चे की सेहत से लेकर उसकी सुरक्षा तक का ध्यान रखते हैं और साथ ही साथ बच्चे को एक जिम्मेदारी समझदार और परिपक्व वयस्क बनाते हैं। बच्चे के विकास के लिए हम जिस विधि या शैली का प्रयोग करते हैं उसे पालन पोषण की विधि या पेरेंटिंग स्टाइल कहते हैं। बच्चों के पहले शिक्षक उसके माता पिता होते हैं, इसीलिए यह सुनिश्चित कराना अनिवार्य है कि माता पिता के पालन पोषण की विधि बच्चे के विकास में मदद करे। बालक के पालन पोषण की विधियां या पेरेंटिंग स्टाइल 4 प्रकार की होती हैं जो इस प्रकार हैं। पहला आता है
पेरेंटिंग। दूसरा आता है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। तीसरा आता है परमिसिव पेरेंटिंग। चौथा आता है अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। अथॉरिटेरियन माता पिता का मानना है कि बच्चों को बिना किसी अपवाद के नियमों का पालन करना चाहिए। अथॉरिटेरियन माता पिता यह कहने के लिए मशहूर हैं क्योंकि ऐसा कहा था। इसीलिए जब एक बच्चा इन नियमों के बारे में सवाल उठाता है तो उन्हें बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं होती और उनका ध्यान केवल बच्चों को आज्ञाकारी बनाने पर होता है। वे बच्चों को समस्या सुलझाने की आज्ञाकारी बनाने पर होता है। वे बच्चों को समस्या सुलझाने की चुनौतियों या बाधाओं में शामिल होने की परमिशन नहीं देते। इसके बजाय वे नियम बनाते हैं और एक बच्चे की राय जाने बिना परिणामों को घोषित कर देते हैं। अथॉरिटेरियन माता पिता अनुशासन के बजाय दंड का उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए किसी बच्चे को बेहतर विकल्प बनाने के तरीके सिखाने के बजाय वे बच्चों को उनकी गलतियों के लिए गलत महसूस करवाते हैं। इस पेरेंट्स की अपने बच्चों से बहुत ज्यादा उम्मीदें रहती हैं, जिस वजह से वे बच्चों के लिए सख्त नियम बनाकर रखते हैं। अथॉरिटेरियन माता पिता अनुशासन के बजाय दंड का उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए किसी बच्चे को बेहतर विकल्प बनाने के तरीके सिखाने के बजाय वे बच्चों को उसकी गलतियों के लिए गलत महसूस करवाते हैं। इस पेरेंट्स की अपने बच्चों से बहुत ज्यादा उम्मीद रहती है, जिस वजह से वे बच्चे के लिए सख्त नियम बनाकर रखते हैं। अथॉरिटेरियन माता पिता अपने बच्चों को कोई ऑप्शन नहीं देते। उनका सिर्फ एक नियम होता है, जो मैंने कह दिया बस वही अंतिम निर्णय है। वो उस विषय पर ज्यादा बात नहीं करते। ये लोग शायद ही कभी अपने बच्चों को उनकी पसंद का कार्य करने की अनुमति देते हैं। जो बच्चे सख्त अथॉरिटेरियन माता पिता के साथ बड़े होते हैं वे ज्यादातर नियमों का पालन करते हैं, लेकिन उनको आज्ञाकारी बनाने के लिए माता पिता को काफी मेहनत करनी पड़ती है। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। अथॉरिटेटिव माता पिता के नियम के पक्के होते हैं और वे परिणाम का ध्यान भी रखते हैं, लेकिन ये पेरेंट्स अपने बच्चों की राय को भी ध्यान में रखते हैं। वे अपने बच्चे की भावनाओं को मानते हैं, साथ ही यह भी स्पष्ट करते हैं कि जो भी हो हर बात के इंचार्ज एडल्ट ही हैं। अथॉरिटेटिव माता पिता बच्चों के समय और एनर्जी का इस्तेमाल कर उनकी व्यवहार समस्याओं पर लगाम लगाने की कोशिश करते हैं। वे पॉजिटिव डिसिप्लिन के लिए अलग-अलग तरह का इस्तेमाल करते हैं। वे उनके अच्छे व्यवहार के लिए बच्चों की तारीफ के साथ साथ उन्हें इनाम देकर उनका मनोबल बढ़ाते हैं। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग ये पाले गए बच्चे खुश और सफल होते हैं। वे निर्णय लेने और अपने दम पर खतरों को सहने में भी बेहतर होते हैं। परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। परमिसिव माता पिता उदार होते हैं। जब कोई गंभीर समस्या होती है तभी वह कोई कदम उठाते हैं। वे काफी क्षमाशील हैं और वे बच्चे की ही रहेंगे का रवैया अपनाते हैं। वे बहुत कम ही परिणाम की बात करते हैं। अगर कोई बच्चा उनसे विनती करे तो वह बच्चे को माफ कर उन्हें दोबारा मौका दे सकते हैं। परमिसिव माता पिता आमतौर पर एक माता पिता की भूमिका के अधिक एक दोस्त की भूमिका निभाते हैं। वे अक्सर अपने बच्चों को उनके साथ अपनी समस्याओं के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन वे अपने बच्चों में आमतौर पर बुरे विकल्पों या बुरे व्यवहार को रोकने का ज्यादा प्रयास नहीं करते। परमिसिव माता पिता अपने बच्चों के व्यवहार को नियंत्रित या विनियमित नहीं करते हैं, इसीलिए उनके बच्चे स्वीकार्य व्यवहार के बारे में कम जानते हैं।
इन बच्चों का गुस्से पर नियंत्रण नहीं होता और साथ ही इसमें व्यवहार संबंधी समस्याएं अधिक होती हैं। तनावपूर्ण परिस्थितियों में ये अत्यधिक गुस्सा हो जाते हैं। जो बच्चे परमिसिव माता-पिता के साथ बड़े होते हैं, वे पढ़ाई-लिखाई में ज्यादा संघर्ष करते हैं। वे अधिक व्यवहार संबंधी समस्याओं का सामना करते हैं क्योंकि वे एडमिनिस्ट्रेशन और नियमों को ज्यादा महत्व नहीं देते। ऐसे बच्चे में ज्यादातर आत्मसम्मान की कमी होती है और वे दुखी रहते हैं। अनइन्वॉल्वड पेरेंटिंग स्टाइल। अनइन्वॉल्वड माता-पिता बच्चों से दुख को बढ़ाने की उम्मीद करते हैं। वे बच्चों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में ज्यादा समय या ऊर्जा नहीं लगाते हैं। अनइन्वॉल्वड माता-पिता बेपरवाह हो सकते हैं, लेकिन वे ऐसा जानबूझकर नहीं करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य या दूसरे कारणों की वजह से माता-पिता बच्चे की शारीरिक या भावनात्मक जरूरतों की देखभाल करने में समक्ष नहीं हो पाते। किसी अनइन्वॉल्वड माता-पिता को बाल विकास के बारे में कम जानकारी होती है और कभी-कभी वे दूसरी समस्याओं से परेशान होते हैं, जैसे असर्फिस का काम, बिलों का भुगतान घर का खर्चा चलाना, परिवार की टेंशन, किसी बीमारी को लेकर चिंता आदि। अनइन्वॉल्वड माता-पिता के बच्चों में आत्मसम्मान की कमी होती है। वे स्कूल में खराब प्रदर्शन करते हैं। उन्हें अक्सर व्यवहार संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 20वां प्रश्न आपसे कह रहा है, बालक के विकास पर वंशानुक्रम एवं वातावरण का महत्व बताइए। वंशानुक्रम व वातावरण का महत्व। बालक के विकास में वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम व वातावरण दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों का ही समान महत्व है। एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके विकास को आगे बढ़ाते हैं। विकास क्रम में दोनों तत्व साथ साथ कार्य करते हैं। एक के कमजोर होने पर दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। मानव विकास क्रम में दोनों की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी एक पौधे के विकास के लिए बीज, भूमि, जल व खाद की। जिस प्रकार बीज के बिना वृक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार वंशानुक्रम के बिना बीज की उत्पत्ति की कल्पना नहीं की जा सकती है कि आनुवंशिकता हमें क्षमताएं देती है और वातावरण उन क्षमताओं का विकास करता है। वुडवर्थ ने वातावरण व वंशानुक्रम के महत्व को इस प्रकार व्यक्त किया है। गोभी और टमाटर के बीज को पास पास बोकर समान वातावरण देने पर भी गोभी व टमाटर से टमाटर का ही पौधा उत्पन्न होगा। उनकी कितनी भी देखभाल क्यों न की जाए, फिर भी एक जाति का पौधा दूसरी जाति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, किंतु पोषण की भिन्नता से एक ही जाति के अच्छे तथा बुरे नमूनों में परस्पर अंतर दिखाई देता है। मैकाइवर व पेज ने वंशानुक्रम तथा वातावरण के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जीवन की हर घटना दोनों का परिणाम होती है। परिणाम के लिए उसमें से एक उतना ही आवश्यक है जितना कि दूसरा। न तो कोई कभी हटाई जा सकती है, न ही कभी अलग की जा सकती है। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों एक दूसरे को पूरक हैं। इसीलिए गैरेट महोदय ने कहा कि इससे अधिक निश्चित बात और कोई नहीं है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण एक दूसरे को सहयोग देने वाले प्रभाव हैं और दोनों ही बालक की सफलता के लिए अनिवार्य हैं। आनुवंशिकता और वातावरण के सापेक्षिक महत्व में केलॉग का अध्ययन उल्लेखनीय है। उन्होंने वन मानुष को मानव शरीर के साथ रखकर अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही बालक के विकास के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने अपने अध्ययन में देखा कि मानव शिशु और बौद्धिक स्तर का होने पर पढ़ने लिखने वन मानुष से आगे बढ़ गया, जबकि वन मानुष उछल कूद व शारीरिक स्फूर्ति में मानव शरीर से आगे था। अतः स्पष्ट है कि विकास पर दोनों का प्रभाव पड़ता है। 21वां प्रश्न आपसे कहता है, शिशुओं में स्वच्छ और अच्छी आदतों का निर्माण कैसे होता है? शिशुओं में स्वच्छ व अच्छी आदतों का निर्माण। भोजन संबंधित आदतें। स्वस्थ शारीरिक व मानसिक विकास के लिए बच्चों में जन्म से ही आदतों को डालना आवश्यक होता है, क्योंकि आदत उनके स्वभाव में आ जाता है। पहला आता है निश्चित व निर्धारित समय पर दूध व आहार लेना।
दूसरा आता है शिशु को भोजन से पूर्व हाथ मुंह धोने की आदत डालना। तीसरा आता है भोजन के समय स्वच्छता पर ध्यान देना। चौथा आता है भोजन निश्चित समय पर करना। पांचवा आता है भोजन छोड़ने की आदत न पड़े, उचित मात्रा में ही दिया जाए। छठवां आता है भोजन बच्चे की रुचि के अनुरूप होना चाहिए। सातवां आता है धीरे धीरे सभी भोज पदार्थ समूह को खिलाने की आदत विकसित कराना। आठवां आता है भोजन में रुचि बढ़ाना व उनकी इच्छा के अनुरूप देना। नौवां आता है अपने ही हाथों में भोजन करने के लिए प्रोत्साहित करना। 10वां आता है भोजन रुचि पूर्वक ग्रहण करने देना चाहिए। शौचादि संबंधी आदतें। बचपन से ही शिशु को मल त्याग की आदत डालनी चाहिए। 2 मास की आयु से ही बचपन से ही शिशु को मल त्याग की आदत डालनी चाहिए। 2 मास की आयु से ही 8-9 मास की आयु तक शिशु की जो आदत बन जाती है वह जीवन पर्यंत बनी रहती है। इस प्रकार की आदत स्वच्छता के अतिरिक्त एक निश्चित समय पर मल त्याग करने का अभ्यास सी बन जाता है। मूत्रादि संबंधी आदतें। मल त्याग की तरह मूत्र त्याग की आदत भी प्रारंभ से ही शिशु में डालनी चाहिए, जिससे नवजात शिशु अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण करने लगता है। छोटा बच्चा 2-2 घंटे पर पेशाब करता है, इसीलिए 2-2 घंटे पर यदि उसे उठाकर मूत्र त्याग कराया जाए तो वह बिस्तर गीला करना छोड़ देता है। मूत्र त्याग करने की आदत बन जाती है। पेशाब करने के लिए बच्चे को अधिक से अधिक 5 मिनट तक पाट पर बैठाना चाहिए। इंद्रियों पर नियंत्रण न रखने के कारण बच्चा बिस्तर गीला कर देता है, इसीलिए बच्चे को 2-2 घंटे के अंतराल में पेशाब करा देना चाहिए। कभी कभी डर के कारण वस्त्र गीला कर देता है, इसीलिए सहानुभूति पूर्वक व्यवहार आवश्यक होता है। निद्रा संबंधित आदतें। शिशु को दूध पिलाने पर बिस्तर पर सुलाने की आदत डालना चाहिए, क्योंकि यदि माँ स्वयं उसे लेटती है और यदि माता किसी कारण से रात्रि में बिस्तर से उठती है तो वह जग जाता है, रोने लगता है। इसीलिए शिशु के सोने के कमरे में हल्का प्रकाश होना चाहिए, जिससे वह भयभीत न हो। धीरे धीरे बच्चे को अकेले सोने की आदत पड़ती है तथा वह समय पर सोने के लिए अभ्यस्त हो जाता है। स्वच्छता संबंधी आदतें। बच्चे का यह स्वभाव होता है कि वह अनुकरण करके सीखता है, इसीलिए व्यक्तिगत स्वच्छता एवं वस्तुओं को यथार्थ स्थान रखने की आदत डालनी चाहिए। बच्चों की सफाई व व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए प्रेरित करना चाहिए, जैसे दांतों में ब्रश करना, तौलियों से हाथ पोंछना, कंघी करना, बच्चे के सामान को यथास्थान रखना। स्वच्छता व सुव्यवस्था की आदत के लिए माता पिता को स्वयं इसके नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। शिष्टता एवं व्यवहार संबंधित आदतें। पहला आता है बच्चे के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए यह आवश्यक है कि बच्चा प्रसन्न रहे। माता पिता को चाहिए कि घर का वातावरण ऐसा बनाए कि बालक इसे प्रसन्न रहे तथा सुख अनुभव करे। व्यवहार सहानुभूति ही पूर्ण व प्रशंसा पूर्वक होना चाहिए, क्योंकि प्रसन्न रहने की आदत पड़ती है। दूसरा आता है बच्चे को अपने से बड़ों पर विश्वास की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि माता पिता के व्यवहार में एकरशता होने पर इनकी आदत पड़ती है, जिससे ईमानदारी, सच्चाई व निकटता की आदत पड़ती है। तीसरा आता है बच्चा दूसरों के प्रति शिष्ट व्यवहार की आदत अनुकरण द्वारा सीखता है। अपने व्यवहार में नमस्ते, कृपया, क्षमा करिएगा या आदर सूचक शब्दों की आदत पड़ने से भविष्य में शिष्ट व्यवहार की आदत पड़ जाती है। चौथा प्रश्न आता है बच्चे आज्ञा पालन की भावना व आदत परिवार के में अनुकरण द्वारा सीखते हैं। बच्चों को आज्ञा मनवाने के लिए दंड की आवश्यकता नहीं पड़ती। समझदारी का विकास करना चाहिए, क्योंकि प्रशंसा व सहानुभूति से वह आज्ञा मानने को तत्पर रहते हैं। आज्ञा पालन के अतिरिक्त वह स्वतंत्र रूप से यदि कोई कार्य कर रहा हो तो स्वतंत्रता देना चाहिए, क्योंकि वह उससे भी कुछ सीखता है। 22वां प्रश्न आपसे कहता है शिशु के विकास में निद्रा एवं विश्राम का क्या महत्व है। शिशु की नींद व विश्राम। शिशु स्वभाव से चंचल होता है। उसकी क्रियाशीलता निरंतर होने के कारण ऊर्जा व्यय होती है, जिससे कोशिकाओं में टूट फूट होने लगती है। उसका मस्तिष्क व स्नायु संस्थान थकान अनुभव करने लगता है। उसकी कार्यक्षमता व कुशलता घट जाती है, इसीलिए उसे
विश्राम की जरूरत पड़ती है। निद्रा स्वास्थ्य का लक्षण है। भोजन की तरह इसकी जरूरत पड़ती है। एक समान नवजात शिशु के सोने का समय अधिक होता है। वह केवल भूख लगने या मलमूत्र त्याग करने में समय जागता है। शिशु विभिन्न आयु वाले शिशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से एक दिन 24 घंटे में नींद की जरूरत इस प्रकार पड़ती है। आयु घंटा। नवजात शिशु 20 से 22 घंटे सोता है। एक मास में वह 21 घंटे सोता है। 3 महीने में वह 19 घंटे सोता है। 6 महीने में वह 16 से 18 घंटे सोता है। 12 महीने में वह 14 से 16 घंटे सोता है। 2 वर्ष में वह 14 से 10 घंटे सोता है। 6 वर्ष में 10 घंटे। तो ये तो शिशु स्वाभाविक रूप से नींद पूरी कर लेते हैं, किंतु किसी बीमारी या शारीरिक अवस्था के कारण वह पूर्ण निंदा व विश्राम प्राप्त नहीं करने से उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जो निम्न है। पहला आता है स्वास्थ्य क्रमशः गिरने लगता है। दूसरा, शिशु का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। तीसरा, शिशु प्रत्येक समय रोता रहता है। चौथा, मुख में गुलाबीपन की जगह पीलापन होने लगता है। पांचवा, शारीरिक व मानसिक विकास में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। निद्रा पूर्ण होने से पूर्व भंग होने के कारण। यदि शिशु निद्रा पूर्ण होने से पूर्व जग जाता है तो उसके कुछ कारण इस प्रकार होते हैं। पहला आता है अधिक मात्रा में दूध पीने से पेट भारी हो जाता है। दूसरा, पर्याप्त मात्रा में दूध प्राप्त न होने के कारण शिशु भूखा या प्यासा हो। तीसरा, कमरे का तापमान अधिक ठंडा या गर्म हो। चौथा, मल मूत्र त्यागने के पश्चात बिस्तर गीला होना। पांचवा, भोजन अपचय होने के कारण। छठवां, पहले पहने हुए वस्त्र अत्यधिक आरामदेह न होने के कारण। सातवां, स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण। अशांतिपूर्ण वातावरण भी उसकी नींद टूटने के लिए जिम्मेदार होते हैं। रात्रि में दूध पीने की आदत नहीं डालनी चाहिए। 23वां प्रश्न आपसे कहता है, शिशुओं के लिए पूरक पौष्टिक पदार्थों की आवश्यकता है, प्राप्ति स्रोत की विवेचना कीजिए। पूरक पौष्टिक पदार्थों की आवश्यकता व प्राप्ति। जब शिशु 6-7 मास का हो जाता है तब उसकी उदर पूर्ति के लिए केवल माता का दूध ही पर्याप्त नहीं होता, अपितु उसके बढ़ते हुए शरीर के लिए अन्य पौष्टिक पदार्थों की भी आवश्यकता होती है। पहला आता है सूर्य प्रकाश से विटामिन डी की प्राप्ति। शिशु के आहार में विटामिन डी की आवश्यकता होती है। यह प्रातःकालीन सूर्य किरण से सबसे अधिक उपयुक्त होती है, इसलिए शिशु को प्राप्त धूप में लिटाना चाहिए। शिशु की मालिश सबसे उपयुक्त होते हैं। दूसरा आता है विटामिन सी की मात्रा। शिशु जब 2-3 माह का हो जाता है तो दांतों व मसूड़ों के विकास व पुष्टता के लिए संस्कृति जैसे रोगों से बचाने के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है, इसीलिए संतरे का रस देना उपयुक्त रहता है। विटामिन ए व डी युक्त पदार्थ। शिशु के बढ़ते शरीर के लिए विटामिन ए व डी की मात्रा अधिक देनी चाहिए, जिसके लिए मछली का तेल व अंडा सबसे अधिक लाभदायक होता है। चौथा आता है लौह युक्त पदार्थ। शिशु के शरीर में रक्त की पूर्ति एवं स्वच्छता के लिए आवश्यक मात्रा में लौह युक्त पदार्थ देना चाहिए। पांचवा आता है ठोस आहार। 6 माह के पश्चात धीरे धीरे ठोस आहार बच्चे को देना चाहिए, जैसे सेब, केला, मसलकर, पपीते का गूदा इत्यादि देना चाहिए। बाजार में उपलब्ध बाल आहार जैसे फेरेक्स बाल, अमूल आहार, दूध, फलों का रस, दलिया, मूंग की दलिया, खीर आदि दिया जा सकता है। 24वां प्रश्न आपसे कहता है, शिशुओं के लिए स्तनपान का महत्व एवं सिद्धांत बताइए। स्तनपान का महत्व। शिशु के 18 से 24 माह की आयु होने तक स्तनपान सर्वोत्तम और सबसे उपयुक्त आहार है। इसके लाभ निम्न हैं। पहला आता है शिशु के लिए मां का दूध सर्वोत्तम प्राकृतिक आहार है। दूसरा आता है यह शिशु की पोषण आवश्यकताओं की संपूर्ण पूर्ति कराता है। तीसरा आता है बच्चों को प्रतिरक्षा के कारण से संक्रमण मुक्त कराता है। चौथा आता है यह स्वच्छ एवं निजी वाड़ुक है। यह स्वच्छ एवं निजी वाड़ुक है। पांचवा आता है यह 24 घंटे उपलब्ध है। छठवां आता है इसे तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है। सातवां आता है इसका कोई मूल्य नहीं है।
8वां आता है, यह शिशु को सही तापमान पर उपलब्ध है, आसानी से पच जाता है। 9वां आता है, यह माँ से बच्चे को लगाव उत्पन्न कराता है। 10वां कहता है, यह माता पिता को बच्चों से अंतराल बनाने में सहायक है। 21 कुशल शिशु के लिए अच्छा है, इससे शिशु मृत्यु दर कम होती है। स्तनपान के सिद्धांत। स्तनपान जन्म के प्रथम आधे घंटे के अंदर प्रारंभ कराना चाहिए। जन्म के प्रथम कुछ दिनों में नौ दुग्ध सर्वोत्कृष्ट आहार है, क्योंकि इसमें पोषकों की आवश्यकता अधिकता और प्राप्ति संक्रामक पदार्थ होते हैं। तीसरा आता है, प्रत्येक दुग्धपान में शिशु को दोनों स्तनों से पिलाना चाहिए। प्रारंभ 3 मिनट प्राप्ति स्तन से कराना चाहिए, धीरे धीरे समय बढ़ाना चाहिए। चौथा आता है, शिशु को उसकी मां पर दूध पिलाना चाहिए, यह शिशु के वजन बढ़ाने में सहायक होता है। 5वां आता है, दुग्धपान में समय अंतराल 1 से 4 घंटे के बीच घटता बढ़ता है। 6वां आता है, रात्रि में 6 घंटे के अंतराल की आदत डालनी चाहिए। 7वां कहता है, माँ को शिशु को पूर्व दुग्धपान कराना चाहिए, जिससे स्तन खाली न हो जाए। 8वां कहता है, शिशु के बीमार होने पर उसे दुग्धपान की हिदायत देनी चाहिए। 9वां, प्रति माह शिशु के शरीर का वजन कराते रहना चाहिए, जिससे बच्चे की बढ़ोतरी का हिसाब मिल सके। इस वीडियो में हम लोगों ने MA फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस के 4th पेपर शिशु उत्तेजना कार्यक्रम के 24 लघु उत्तरीय प्रश्न को कवर किया है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।